अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नीचे उर्दू लिखी भी आए तो इस बटन को क्लिक कर दें। अगर मुझे शुबा भी हो जाता तो मैं इंटेलिजेंस वालों को वदात के साथ बता देता कि मैं क्या चाहता हूँ। ग्राम के चेहरे पर सुकून के आसार नजर आए। उसे यकीन हो गया था कि या तो मैं बुल्फ कर रहा हूँ या फिर किसी गलतफहमी का शिकार हो गया हूँ। उसे अपने महफूज होने का यकीन हुआ तो उसे फिर अपने मिशन का ख्याल आया। मैं उसकी हरकत सकरात पर गहरी नजर रखे हुए था। कोई बात नहीं मिस्टर अली, ग्राम ने सुकून का सांस लेकर कहा। कभी ऐसा भी हो जाता है, यहाँ मेरी जरूरत नहीं तो मैं वापस चला जाता हूँ। अरे नहीं मिस्टर ग्राम, आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपको यूं तो वापस नहीं जाने दूंगा। बूढ़ बुलादम से कहो कि मशरूब ले आए। ग्राम ने वापसी के लिए इसरार किया, मगर मैंने उसे ये कहकर रोक दिया कि कोई खास मशरूब है जिसका जायका वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि मैं यहूदियों को किस तरह शिकस्त देता हूँ। अब आप आ ही गए हैं तो मैं चाहता हूँ कि मुजरिमों को गिरफ्तार होते हुए भी देख जाएं। मेरे लिए यह तजर्बा खासा खुशगवार होगा। वापस जाकर अपने साथियों को बता सकूंगा कि मैंने मिस्टर अली को काम करते देखा है। मेरे सर के लिए यहूदी लाखों डॉलर भी खर्च कर सकते हैं मिस्टर ग्राहम, लेकिन वो सिर्फ खर्च ही कर सकते हैं, मेरा सर हासिल नहीं कर सकते। ग्राहम पर क़यामत गुजरी होगी मगर वो इसका इजहार नहीं कर सकता था। अगर वो एक सुराग रसां था जो सरकारी दावत पर यहाँ आया था। दूसरी तरफ वो मेरी शख्सियत से मरूब हो गया था। उसका एतमाद मुतज़ल्ज़ल हो गया था। एतमाद मुतज़ल्ज़ल हो जाए तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी महारत भी उसके किसी काम नहीं आती। ग्राहम एक पेशावर कातिल था और खंजर जनी में खासी महारत रखता था। इस वक्त उसकी जेब में खंजर भी था और रिवॉल्वर भी, जो मैंने उसे खुद दिया था। दोनों चीजें मौजूद होते हुए भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझ पर हमला कर सकता। उसने एक आध बार जेब की तरफ हाथ ले जाने की कोशिश जरूर की थी, मगर उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। गालिबन उसे अपनी कामयाबी का यकीन नहीं था। यहूदियों के लिए मैं वैसे भी किसी मावराई किरदार की मानिंद था, एक ऐसे शेर की तरह था जिसका शिकार करने के दावे तो सभी करते हैं, मगर जब जंगल में शेर को अपने मुकाबले पाते हैं तो बड़े बड़े शिकारियों के हौसले जवाब दे जाते हैं। चंद ही शिकारी ऐसे होते हैं जो शेर पर फायर करने की हिम्मत कर सकते हैं, ज्यादातर तो मशहूर होकर फायर करना ही भूल जाते हैं। ग्राम के लिए मैं ऐसा ये एक शेर था। वो बड़े यकीन के साथ यहाँ आया था, लेकिन मुझे सामने पाकर उसके यकीन की इमारत जमीन बूस हो गई थी। मुमकिन है उसे अपनी जान की फिक्र लाख हो गई हो। मुझ पर नाकाम हमला करना उसके लिए अपनी जिंदगी से खेलने के मुतरादिफ था। मैंने अभी तक उस पर से नजरें नहीं हटाई। शायद वो इंतजार कर रहा था कि मेरी तवज्जो किसी और तरफ मबदूल हो तो वो मुझ पर हमला करे। बुज़दिल यहूदी मुझ पर सामने से हमला करने से गुरेज कर रहा था। तमाम यहूदी ऐसे ही बुज़दिल होते हैं, हमला करने के लिए पुश्त तलाश करते हैं। चंद ही मिनट के अंदर अंदर एक मुलाजिम सुनहरे रंग का शरबत ले आया। उसका इंतजाम पहले ही कर लिया गया था। वो मुलाजिम कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि हुकूमत के खास महकमे से ताल्लुक रखता था और यहाँ बैंस डिले की निगरानी और हिफाजत पर मामूर था। ग्राम का गिलास मखसूस था जिसमें आसाब सुन करने वाली दवा मिली हुई थी। शरबत का पहला घूंट लेते ही ग्राम पर शरबत ने असर करना शुरू कर दिया। बहुत कुछ जायका शरबत है, ग्राम ने कहा। शरबत का पहला असर ये होता था कि पीने वाला खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगता था। ये खास मशरूब है मिस्टर ग्राहम। पूरा गिलास पीने के बाद इसके असरात वाज़ेह होंगे। ग्राम ने सबसे पहले गिलास खाली किया। क्या एक गिलास और नहीं मिल सकता? ग्राम ने कहा। 10 मिनट बाद मैंने खेल लहजे में कहा, सिर्फ 10 मिनट इंतजार कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें शरबत में नहला दूंगा। मैंने एक से एक बढ़िया शराब पी है, लेकिन इस शरबत का सुरूर उस सबके नशों पर हावी है। मैं जवाब में सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। जिसे वो शरबत समझ रहा था वह आसाम सुन करने की इंतजार थी। 10 मिनट के अंदर अंदर ग्राम बिल्कुल साकित हो चुका था। मैंने बेंच की मदद से उसे एक अंदरूनी कमरे में मुंतकिल किया, जहाँ उसे एक खास किस्म की कुर्सी पर बिठाकर उसके हाथ पैर जकड़ दिए गए। अब वो अपनी जगह से जुम्बश भी नहीं कर सकता था। इसे शरबत का असल जायल करने वाला इंजेक्शन लगाओ, मैंने बूढ़ से कहा और बूढ़ इंजेक्शन तैयार करने लगा। ये बेहोश नहीं हुआ, मोना ने कहा, सिर्फ इसकी कुव्वतें वक्ती तौर पर जायल हो गई हैं। अभी इंजेक्शन लगेगा तो ये दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, फिर तुम इससे इंतकाम ले सकोगी। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जनाब, मोना ने लर्जती हुई आवाज में कहा, वरना शायद ये फरार हो जाता। कार में बम फिट करने का काम इसने तनहा नहीं किया था। इसका दूसरा साथी भी है जिसका नाम विल्सन है। उससे मुझे एक काम देना है, इसलिए मैं फिलहाल उसे जिंदा रखना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम इसरार करो तो मैं उसे भी हाजिर कर सकता हूँ। आपका काम अब वलीयत रखता है जनाब। मेरे लिए यही बहुत है कि मैं अपने शोर के कातिल के टुकड़े अपने हाथों से कर सकूं।
बूढ़े एक सुनई समेत कमरे में दाखिल हुआ और उसने ग्राम के बाजू में इंजेक्शन लगा दिया। मुझे घोटेले रिपोर्ट असाब को मफलूज कर देने वाली कोई दवा इस्तेमाल करके घेरा गया था। आज एक ऐसी दवा के जरिए मैंने तुम्हें बेबस किया है और अब तुम हमेशा के लिए बेबस हो गए हो। मैं तुम्हारे बास की तरह अहमक नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी और चक्कर में नहीं पड़ूंगा। सीधा सीधा तुम्हारा सर कलम करूंगा। फिर ईशान ठोका हुआ है। ग्राम ने नईव सी आवाज में कहा, बेस्ट ने हमें डबल क्रॉस किया है। बहुत अफसोस की बात है मिस्टर बैंस, तुम्हें इन शरीफ आदमियों को इस तरह ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था। मैंने कब इन्हें डबल क्रॉस किया? बैंस ने हैरान होकर कहा, क्यों भाई, मिस्टर बैंस तो इल्जाम तस्लीम ही नहीं कर रहे। मैंने ग्राम से कहा, इसके अलावा किसी और को हमारे बारे में इल्म नहीं था। ग्राम गुर्राया, और तू देखना इसका कितना बुरा असर होगा। वो तो बाद की बात है ग्राम, फिलहाल तो तुम अपनी खैर मनाओ। मुन्ना तुमसे निमटने के लिए बेचैन है। जो कुछ तुम कर रहे हो तुम्हें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम भी पूरी तंजीम से नहीं टकरा सकते। उससे पहले भी टकराता रहा हूँ और आइंदा भी टकराता रहूंगा। तुम जैसे मालूम नहीं कितने मुझे धमकियां देते हुए दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मगर मैं वहीं का वही हूँ। मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। तुम अपनी अजर हैसियत में आओ या स्कॉटलैंड यार्ड के सुराग रसा का बेस बदल कर आओ, मेरी जेर पर कोई असर नहीं पड़ता। मुन्ना, तुम अपनी कार्रवाई शुरू कर सकती हो, लेकिन ख्याल रखना गर्दन से ऊपर का हिस्सा महफूज रहे। इसके कोट की जेब में खंजर मौजूद है। आगे बढ़कर इसकी जेब से खंजर निकालो और अपने इंतकाम की प्यास बुझाओ। मुन्ना आगे बढ़ी। ग्राम ने कुर्सी पर जुम्बश करने की कोशिश की, लेकिन वो कर तो नहीं सकता था। रुक जाओ मुन्ना, अचानक ग्राम दौड़ा, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मुन्ना नहीं रुकी। उसके होंठों पर एक सफात मुस्कुराहट उभर आई थी। इसका फैसला तो वक्त करेगा कि अंजाम किसका बुरा होता है। उसने ग्राम की जेब से खंजर निकालते हुए कहा, मैं बेबस हूँ, अगर मेरे साथी बेबस नहीं है तुम्हारी खाल उतार देंगे। मुन्ना ने खंजर का दस्ता मुट्ठी में जकड़ दिया। तुझे जरा एहसास नहीं कि तेरी वजह से मेरे शोर की जान गई? मुन्ना ने सर्द लहजे में कहा, अपने किए पर शर्मिंदा होने की बजाय तू उल्टा मुझे धमकियां दे रहा है। मुन्ना उसके बाएं बाजू पर झुक गई और बड़ी एहतियात से उसके कोट की आस्तीन काटने लगी। तुम क्या कर रही हो? ग्राम ने खौफजदा लहजे में कहा, मुझसे मुसालत कर लो, मैं तुम्हारा हर मुतालबा पूरा करने को तैयार हूँ। मुन्ना कुछ नहीं बोली। वो बड़े ही नमाक से ग्राम के कोट की आस्तीन उसके जिस्म से अलहदा कर रही थी। ग्राम के जिस्म पर बंधी हुई रस्सियों की वजह से उसे अपने काम में दिक्कत जरूर हो रही थी, मगर वो बड़ी महारत से बंदिशों को नुकसान पहुंचाए बगैर कोट की आस्तीन काट कर अलहदा कर रही थी। मेरी बात सुनो, ग्राम ने फूली हुई सांस के साथ कहा, मैं तुम्हें बादा बाल कर दूंगा। एक गरीब औरत से उसका शोर छीन कर उसके खून की सौदेबाजी का रवाज यहूदियों में होता ही होगा। मुन्ना ने सफाकाना अंदाज में कहा, हम लोग तो खून के बदले खून के घायल हैं। देवे तुम्हारे शोर को मारना हमारा मकसद नहीं था। ग्राम ने कहा, वो तो इत्तफाकरी जद में आ गया, वरना तुम्हारा निशाना तो अली साहब थे, यही कहना चाह रहे हो ना? मुन्ना ने होंठ भींच लिए थे। वो ग्राम को घूर रही थी। इतनी देर में वो ग्राम का बायां बाजू अरियां कर चुकी थी। हाँ यार, खान से तो हमारी पुरानी दुश्मनी है और इसको निशाना बनाने के लिए हमने बम फिट किया था। ग्राम ने बर्राई हुई आवाज में कहा, कोई बात नहीं ग्राम, इस किस्म के खेलों में तो ये होता ही रहता है। दूसरों के घरों को लगाई जाने वाली आग कभी कभी अपना दामन भी जला देती है। इस खंजर में मालूम नहीं तुमने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। अब यही खंजर तुम्हारे हक में मौत का पैगंबर साबित होगा। मुन्ना ने उसकी आंखों के सामने खंजर लहराया। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। ग्राम हिजानी लहजे में बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुन्ना ने खंजर की नोक उसके गले पर रख दी और ग्राम की आंखें हल्कों से उबल पड़ी। वो इंतहाई खौफजदा हो गया था। मैं तुम्हारी गर्दन में खंजर की नोक नहीं उतार सकती, मुन्ना ने दांत पीस कर कहा, इसलिए कि ये अली की ख्वाहिश है, लेकिन तुम्हारा ये बादू। मुन्ना ने खंजर की नोक उसकी गर्दन से हटाकर उसके बादू पर रखते हुए कहा, इस बादू पर तो मेरा पूरा हक है और मैं अपना ये हक बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करूंगी। उसने खंजर पर हल्का सा दबाव डाला। खंजर की नोक ग्राम के बादू में उतरती। ग्राम के मुंह से एक सिसकारी निकली और बाजुओं पर खून की बूंदें उभर आईं। ग्राम ने होंठ भींच दिए। तुम्हारी एक सिसकारी से मालूम नहीं कितने मकतूलीन की रूह को सुकून मिलेगा। मोना ने उसके बादू पर दूसरा चिरकाल लगाते हुए कहा, मेरे अंदर एक आग जल रही है जिसका तगादा ये है कि मैं तेरी एक बोटी तेरे जिस्म से अलहदा कर दूं, मगर मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी। आज का पूरा दिन मैंने तेरे इंतजाम कर दिया है। ग्राम के चेहरे पर वहशत बरस रही थी। अपना दर्दनाक अंजाम उसकी आंखों में घूम गया था। मैंने चरील सांस ली और मुन्ना से बोला, मुझे इजाजत दो मुन्ना बहन, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। तुम इसे जितना सिसका सकती हो सिसकाओ, ये इस काबिल है। मैं शाम को आऊंगा, उस वक्त तक वुड और बेंसन तुम्हारे साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये बहुत शफाक था।
इसने अपने खंजर से बहुत ज्यादा मासूमों की जान ली थी। ये निहायत ही सफाक है और इसका अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। इसे भी पता तो चले कि उन मासूम लोगों पर क्या बीती थी और उनको कितनी तकलीफ होती थी। ठीक है मोना बहन, मैं जाने लगा हूँ। दोपहर के ठीक 1 बजे मैं सिविल लाइन की कोठी नंबर 23 में बैठा ट्रांसमीटर पर रैंडल से बात कर रहा था। मैंने हर तरह से अपना इत्मीनान कर लिया मोशे, मेरे कोड वर्ड में कहा, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मिस्टर अली ने जो कुछ भी किया मजबूरी के आलम में किया है। क्या तुम्हें इस बात पर हैरत नहीं हुई कि तुम टेरेस महल से सही सलामत निकल आए? रैंडल की पुरसुकून आवाज आई। इसमें हैरत की क्या बात है मोशे, मैंने कहा। वो हमारे साथ मिल चुका है और अब जब तक उस अमल का तोड़ ना कर लिया जाए, नजरियात की तब्दीली का अमल उस पर कारगर हो ही नहीं सका था। रैंडल ने मेरी बात काट कर कहा, आपको कुछ गलतफहमी होगी है जनाब, अगर ऐसा होता तो वो मुझे वापस ना आने देता। वो बहुत चालाक आदमी है डेविड। एक आदमी के इवद वो अपनी पोजीशन साफ करने की कोशिश कर रहा है। मुझे बताओ कि जजीरे की तबाही और गोटेल में अपने तमाम एजेंटों की गिरफ्तारी को बेकिंग्स खाने में फिट करूं? वो तरह हकीकत गिर गया था जनाब। उसने मुझे नकीता से तनाई में मुलाकात का मौका दिया था और नकीता से तफसीली गुफ्तगू करने के बाद मैंने ये नतीजा अखज़ किया है। नकीता से तुम्हारी जो गुफ्तगू हुई उसकी तफसील बताओ ताकि मैं खुद भी किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। आपकी हदायत के मुताबिक नकीता साए की तरह उसके साथ थी, लेकिन जब वो लोग मुझसे मिलने के बाद महल वापस पहुंचे तो जनरल टेरेस बेचैनी से उन दोनों का मुंतजिर था। उसने मिस्टर अली से कहा कि वो उनसे तनाई में कुछ बात करना चाहता है। फिर वो उसे अपने साथ ले गया और फिर उनकी वापसी सुबह हुई थी और नकीता को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार होते वक्त नकीता ने मिस्टर अली को आपका एजेंट साबित करने की कोशिश की थी, मगर कामयाब नहीं हुई। ये नकीता की हमाकत थी, जैंडल ने कहा, लेकिन उससे अली की बेगुनाही कहाँ साबित होती है? मैंने जनरल डैलस और गैथी बलोन की गुफ्तगू सुनी है जनाब, जिसे शाव दायर होता है कि मिस्टर अली के कमरे में गलती से डेक्टाफोन लगा रह गया, जिसके जरिए मिस्टर अली और नकीता के दरमियान होने वाली ऐसी गुफ्तगू रिकॉर्ड होगी जो उन दोनों को मुजरिम साबित करती थी। वो दोनों शहजादा साइम को कत्ल करने के मंसूबे बना रहे थे। दूसरी तरफ बदकिस्मती से मिस्टर अली के बीफ केस से वो फहरिस्त निकल आई जो मैंने उन्हें फराहम की थी। उस तमाम मुजावे की तय में तुम हो, रैंडल ने कहा। ना तुमने वो फहरिस्त फराहम की होती और ना आज हमें फैसला करने में दुश्वारी होती। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ जनाब, लेकिन मिस्टर अली हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। मैं खूब जानता हूँ कि कौन कितना वफादार है। रैंडल के लहजे में तंज था जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया। बेशक जनाब, मैंने बड़े फुलूस से कहा, लेकिन एक अहम बात और भी है। जब हम यहाँ से बैल जाने के लिए निकले तो मिस्टर अली उस कार में नहीं बैठे जिसमें यहाँ आए थे। बैल से एक दूसरी कार उन्हें लेने आई थी। मिस्टर अली ने उस दूसरी कार के ड्राइवर को वो कार चलाने को कहा जिसमें वो यहाँ आए थे और खुद उस कार में बैठ के जो ड्राइवर लाया था। और फिर एक अजीब बात हुई जनाब, ड्राइवर ने कार स्टार्ट की थी कि एक जोरदार धमाके से कार उड़ दी। अगर हम लोग उस कार में बैठ जाते तो इस सब मैं आपको रिपोर्ट पेश करने के लिए जिंदा ना होता जनाब। ये तो तुम बड़ी अजीब बात बता रहे हो। तुमने उससे उस कार में ना बैठने की वजह तो पूछी होगी। मैंने पूछा ना जनाब, मगर उन्होंने कहा ऐसा महज इत्तफाकन हुआ और तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया। रैंडल ने तंदिया लहजे में कहा। यकीन ना करता तो और क्या करता जनाब? वो कह रहे थे कि उनका प्रोग्राम तयशुदा नहीं था। यादा किसी को ये इल्म भी नहीं हो सकता था कि वो कब कहाँ होंगे। यादा उन पर यह हमला हैरान कुन्नी कहा जा सकता है। क्या उसने उस हमले में मेरे मुलव्वस होने के बारे में कुछ नहीं कहा? मैडम तहदीब ने आपका नाम लिया था जनाब, लेकिन मिस्टर अली ने इस इम्कान को सख्ती से रद्द कर दिया। उनका कहना था कि अपने आदमी पर कोई भी हमला नहीं करा सकता। उनका कहना था कि अपने आर्मी पर कोई भी हमला नहीं करा सकता। इसका मतलब हुआ कि मेरा शुबा दुरुस्त ही था। रैंडल की आवाज आई। उस पर हमारा अमल कारगर नहीं हो सका। ये नतीजा आपने किस बात से दस कर लिया मोशे? मैंने हैरान होकर पूछा। वो वाकई ही बहुत चालाक आदमी है डेविड। तुम उसकी कारकर्दगी को भी नहीं पहुंच सकते। सिर्फ उसी एक बात पर गौर करो कि वो उस कार में क्यों नहीं बैठा। ये बात ज़हन में रखना ऐसा महज इत्तफाकन नहीं हो सकता। मैं भला इस बात पर क्या गौर करूंगा मोशे? मैं तो बिल्कुल ही तारीकी में हूँ। मुझे तो जो हुक्म दिया गया था मैंने उसे बजा लाने की पूरी कोशिश की है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ डेविड, तुम्हें इनाम से नवाला जाएगा। लेकिन चूंकि गोटेल में मैंने अपनी सरगर्मियां आर्मी तौर पर बंद कर दी हैं, इसलिए तुम जल्द अज जल्द शीगुराए पहुंचकर मदाम कलारा को रिपोर्ट करो। मैंने खेदन दाल में सारी लाया तो उसका मतलब खूब समझता था। कहानी अपने मुंतकी इंजाम की तरफ बढ़ रही थी। हाँ, काम मेरे अंदाजे से कबल ही हो गया, इसलिए जल्दी चलाया। तुम अपनी मशक जारी रखो, मैं जरा बूढ़ को देख लूं।
बूढ़ और बैंस दूसरे कमरे में मिले। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुन्ना वहाँ अकेली है। मैंने कहा अकेली है तो क्या हुआ? बूढ़ ने बेपरवाही से कहा उसने ग्राम का वो असर कर दिया है कि अब उसे घर खोल दिया जाए तब भी वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो इसी काबिल है। मैंने नफरत से ऊँट सुकेड़ कर कहा बल्कि उसका असर इससे भी ज्यादा बुरा होना चाहिए। वो तो ठीक है चीफ, लेकिन मैं मुन्ना जैसी घरेलू औरत से इस किस्म की सफाकी की तवक्को नहीं कर सकता था। बूढ़ साहब ठीक कह रहे हैं मिस्टर अली, बैंस बोला। ग्राम की चीखों पुकार तो मुझसे भी नहीं सुनी गई। तुम लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए। जालिम की चीखों पुकार सुनकर तो खुश होना चाहिए। अगर उस करीब किसी के दिल में रहम का जज्बा उभरता है तो ये नहायत तशवीशनाक अलामत है। हर बात को अपने फलसफे की रोशनी में बद देखा करो चीज। दुनिया में और भी बहुत से फलसफे हैं। फलसफों का तकाबुल बाद में करना, पहले ग्राम के चेहरे पर मेकअप करने में मेरी मदद करो। हम मेकअप के सामान समेत ग्राम के कमरे में वापस आ गए, जहाँ मुन्ना बड़ी संजीदगी से ग्राम के होश में आने की मुंतजिर थी। मैं तुम्हें यहाँ मुन्ना की मदद के लिए छोड़ गया था, मैंने बूढ़ से कहा, और तुम दूसरे कमरे में मुंह छुपाए बैठे हो। जाओ ग्राम को होश में लाने का बंदोबस्त करो। दूसरों के सामने तो बूढ़ की बेइज्जती मत किया करो चीफ, बूढ़ ने कहा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। वापसी में बूढ़ ने ज्यादा देर नहीं लगाई थी। उसके हाथ में पानी का जग और गिलास था। ग्राम के मुंह पर पानी की छींटे मारकर उसे होश में लाना बूढ़ के लिए ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। उसके होश में आते ही मोना ने खंजर संभाल कर ग्राम की तरफ झपटने की कोशिश की, मगर मैंने उसे रोक दिया। ठहर जाओ मुन्ना, मैंने कहा, वो फिर बेहोश हो जाएगा और तकलीफ से बेनियाज हो जाएगा, जबकि तुम उसे ज्यादा से ज्यादा तकलीफ में मुबतला करना चाहती हो। मुन्ना ने इस बात में सारी लाया। आप ठीक कह रहे हैं जनाब, मुझे इन कामों का तजर्बा नहीं है ना, इसलिए जल्दबाजी कर रही थी। ग्राम बुरी तरह करा रहा था, उसकी आवाज बैठ चुकी थी और उसके लिए अपनी आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो रहा था। मेरी तरफ देखो ग्राम, मैंने बुलंद आवाज से कहा, तुम मुझे कत्ल करने यहाँ आए थे ना? ग्राम ने बदिक्कते दमाम अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। शायद मेरी बात उसकी समझ में नहीं आई थी। कल शाम तुमने इसके शोर को बम से उड़ाया था और आज ये तुम्हारी बोटियां उड़ा रही है। एक सफाक दरिंदे की जिंदगी एक मासूम और बेबस औरत के रहमो करम पर है, लेकिन अफसोस कि तुम्हारे अंजाम से इबरत हासिल करने के लिए यहाँ कोई नहीं है। काश मैं उन लोगों को तुम्हारा ये इबरतनाक अंजाम दिखा सकता जो ताकत के जाम में खुद को नाकाबिले शिकस्त समझकर दूसरों पर जुल्म ढाने लगते हैं, जो लोग खुद को मगाफाती अमल से मुबर्रा समझने लगते हैं, जो नहीं जानते कि खुदा की लाठी बेअवाद है। मैं तन्हा तो मुजरिम नहीं हूँ, ग्राम ने कराते हुए कहा। विल्सन भी बराबर का शरीक है। उसका अंजाम भी तुमसे ज्यादा भयानक होगा और तुम्हारे अपने लोगों के हाथों होगा। हाँ मुन्ना, तुम इंतजार कर रही होगी, मैं दे रहा इसके पैर अभी तक महफूज हैं। मुन्ना तो जैसे तैयार बैठी थी, वो झपट कर आगे बढ़ी और ग्राम के पैरों के पास बैठ गई। नहीं, ग्राम बुरी तरह चीखा, खुदा के वास्ते वही पर रहम करो, मुझे कत्ल कर दो। ग्राम मालूम नहीं क्या क्या कहता रहा, मगर मुन्ना तो जैसे बैरी हो गई थी। वो बड़े ही नामाक और बेदर्दी से ग्राम के जूते काट रही थी, यूं जैसे कोई मुकद्दस फरीदा अंजाम दे रही हो। तेजदार खंजर से चमड़े के जूते काटना जरा भी मुश्किल नहीं होता, और उस पर मुन्ना का अंदाज, उसे ये भी परवाह नहीं थी कि जूतों के साथ साथ ग्राम के पैरों पर भी इज्जत कमा रहे हैं। उसने ग्राम के दोनों पैरों से जूते काट कर उतारने के बाद ग्राम के बाएं पैर की चंगरियां काट डाली। ग्राम की लर्जा देने वाली चीख कमरे में गूंज कर रह गई, मगर मुन्ना के ज़ियानी कहका उसकी चीख पर भी हावी था। जब तुम कार में बम फिट कर रहे थे, उस वक्त याद क्यों नहीं आया जब तुम दूसरों को कत्ल किया करते थे, जब तुम लोगों ने मासूम फलस्तीनियों को बेघर किया? उन्हें इस हाल को पहुंचाने का जिम्मेदार तू है कुत्ते। ग्राम ने मजनूनाना अंदाज में बैंस डले से कहा। कुत्ता में वाले का वफादार होता है ग्राम, मैंने कहा। बैंस ने अगर तुम्हें इस हाल को पहुंचाया है तो अपने मुल्क से वफादारी की है। जवाब में ग्राम फ्रेश गालियां बकने लगा। यूं मालूम होता था जैसे उस पर पागलपन का दौरा पड़ गया हो। बैंस डिले और बूढ़ सन्नाटे के आलम में थे। ग्राम की ज़ियानी हालत ने उन्हें मुतासर किया था, मगर मुन्ना उसकी हैरत से पूरी तरह महफूज हो रही थी। अगर कोई और यहूदी भी आपके हाथ लग जाए तो उसे मेरे हवाले जरूर कीजिएगा, मुन्ना ने मुझसे कहा। नहीं मुन्ना, तुम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो देनी है। तुम इन चक्करों से दूर रहो तो बेहतर है, बैरेगा। और मुन्ना पूछ सी रही। आपका हर मशवरा मेरे लिए हुक्म की हैसियत रखता है जनाब, उसने मायूसाना अंदाज में कहा। मुझे तुम्हारे जज्बात का बखूबी एहसास है मुन्ना, लेकिन जज्बात अकल के ताबे रहें तो बड़ी अच्छी बात है। फिर ग्राम पर तशद्दुद का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। उस पर तारी नका तेजी से बढ़ रही थी और वो जल्दी जल्दी बेहोश होने लगा था। उसने मुझे कीमती मालूमात फराहम करने की भी पेशकश की थी।
मगर बैरे उसकी पेशकश ठुकरा दी। इसी दौरान बै और वुड मिलकर उसके चेहरे पर तबादमाई करते रहे। कोई 2 घंटे की मेहनत के बाद वो हूबहू बैरी शक्ल इख्तियार कर गया था। ये मोना ने उसे हैरत से देखते हुए कहा, ये तो बिल्कुल आपकी शक्ल का हो गया है जनाब, तो तुम्हें इस पर इतनी हैरत क्यों है? बैरे हंस कर कहा, तुम तो मुझे बैंस डिले के मेकअप में देख चुकी हो, लेकिन आपने उसे अपनी शक्ल का क्यों बना दिया अली? इससे आपको क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा मोना, ऐसे मैं यहूदियों को धोखा दूंगा और उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। लेकिन मुझे इससे नुकसान हो गया जनाब, अब मैं इसे अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकूंगी। यह क्या हमाकत है? बैरे हैरत से कहा, मैंने उस पर ऐसा मेकअप कर दिया तो क्या हुआ, है तो वो ग्रामी, मुझे मालूम है जनाब, लेकिन उसके बावजूद मुझसे ये नहीं हो सकेगा। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा, मेरे दिल में तो खासी ठंडक पड़ चुकी है। जैसी तुम्हारी मर्जी मोना, बैरे तवील सांस लेकर कहा।